नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 4, तुम मुझे खून दो। तो यहाँ पर ये जो भाषण दिया गया है इसको किसने दिया था, मतलब ये भाषण किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। इनका जन्म हुआ था 1897 कटक उड़ीसा में, ठीक है, और इनकी मृत्यु हुई थी 1945 में। ये क्या है? अनुमानित है, मतलब एकदम पक्का नहीं बोल सकते कि इनकी मृत्यु इसी टाइम पे हुई थी, ठीक है। ये क्या है? अनुमानित है। परिचय देख लेते हैं। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रखर क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद और दिल्ली चलो का उद्घोष देकर भारतीय सैनिकों में एक नया जोश भर दिया था। आपने अपने जीवन काल में अनेक बार नौजवानों को संबोधित किया। आप भारतीय युवकों के प्रेरणा स्रोत बन गए। प्रमुख कृतियाँ देख लेते हैं। तो एक भारतीय यात्री एन इंडियन पिलग्रिम, यह अपूर्ण आत्मकथा है। भारत का संघर्ष द इंडियन स्ट्रगल 2 खंडों में है। स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में अगणित पत्र लिखे, भाषण दिए तथा रेडियो के माध्यम से भी व्याख्यान दिए जो संकलित किए गए हैं। गद्य संबंधी देख लेते हैं। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में स्वनाम धन्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस का योगदान अविस्मरणीय है। मतलब उन्होंने जो भी योगदान दिया है हमारे देश को स्वतंत्र कराने में, ठीक है, तो उनका जो वो योगदान है ना, वो अविस्मरणीय है, मतलब उसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। द्वितीय विश्व युद्ध के समय आज़ाद हिंद सेना को स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हुए आपने यह भाषण दिया था। मतलब यहाँ पर ये जो भाषण है ना, ये उन्होंने कब दिया था? द्वितीय मतलब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था ना, उसके टाइम पे उन्होंने ये भाषण किसको दिया था? आज़ाद हिंद सेना को स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु दिया था। मतलब स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए ये भाषण उन्होंने दिया था। आपका कहना था कि स्वतंत्रता की राह शहीदों के खून से ही बनती है। और उनका क्या कहना था कि जो स्वतंत्रता की राह है वो कैसे बनती है? शहीदों के खून से ही बनती है। मतलब जब तक शहीद नहीं होंगे तब तक हमें आज़ादी नहीं मिल सकती। अगर हमें आज़ादी चाहिए तो हमें अपनी जान की बाजी लगानी ही पड़ेगी। खून देकर ही आज़ादी की कीमत चुकाई जा सकती है। और वो क्या कहते थे कि खून देकर ही आज़ादी की कीमत चुकाई जा सकती है। आपका आग्रह था कि देशवासियों को इसके लिए तत्पर रहना चाहिए, मतलब कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। चलिए अभी हम इसको पढ़ते हैं और फिर समझेंगे क्या दिया यहाँ पर। दोस्तों, 12 महीने पहले पूर्वी एशिया में भारतीयों के सामने संपूर्ण सैन्य संगठन या अधिकतम बलिदान का कार्यक्रम पेश किया गया था। आज मैं आपको पिछले साल की हमारी उपलब्धियों का ब्यौरा दूंगा तथा आने वाले साल की हमारी मांगें आपके सामने रखूंगा। ऐसा करने से पहले मैं आपको एक बार फिर यह एहसास कराना चाहता हूँ कि हमारे पास आज़ादी हासिल करने का कितना सुनहरा अवसर है। देखिए यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या बोल रहे हैं कि दोस्तों 12 महीने, देखिए यहाँ पे ये भाषण दे रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि दोस्तों 12 महीने पहले पूर्वी एशिया में भारतीयों के सामने संपूर्ण सैन्य संगठन या अधिकतम बलिदान का कार्यक्रम पेश किया गया था। आज मैं आपको अपने जो पिछले साल की हमारी उपलब्धियां हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा तथा आने वाले साल की हमारी जो मांगे हैं वो भी आपके सामने रखूंगा। ऐसा करने से पहले मैं आपको एक बार फिर एहसास कराना चाहता हूँ, मैं आपको एक बार फिर से अनुभव कराना चाहता हूँ कि हमारे पास आज़ादी हासिल करने का कितना सुनहरा मौका है। अभी आगे पढ़ते हैं। हमारे संघर्ष की सफलता के लिए मैं बहुत अधिक आशावादी हूँ, क्योंकि मैं केवल पूर्वी एशिया के 30 लाख भारतीयों के प्रयासों पर निर्भर नहीं हूँ। भारत के अंदर एक विराट आंदोलन चल रहा है तथा हमारे लाखों देशवासी आज़ादी हासिल करने के लिए अधिकतम दुख सहने और बलिदान के लिए तैयार है। दुर्भाग्यवश सन 1857 के महान संघर्ष के बाद से हमारे देशवासी निहत्थे हैं, जबकि दुश्मन हथियारों से लदा हुआ है। आज के इस आधुनिक युग में निहत्थे लोगों के लिए हथियारों और एक आधुनिक सेना के बिना आज़ादी हासिल करना नामुमकिन है। अब ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि अपनी आज़ादी की कीमत चुकाने के लिए भारतीय स्वयं आगे आए। देखिए यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या कह रहे हैं, पहले मैं आपको इतना बता देती हूँ फिर आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि हमारे संघर्ष की सफलता के लिए मैं बहुत अधिक आशावादी हूँ। मतलब जो भी हमारा संघर्ष है, ठीक है, देखिए हम कोई भी संघर्ष करते हैं, जैसे देखो आप पढ़ाई में भी देखो ना, आप संघर्ष करते हो तभी तो आप अपने क्लास में फर्स्ट आ पाते हो। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि जो हमारे संघर्ष की सफलता है ना, उसके लिए मैं बहुत अधिक आशावादी हूँ। मतलब इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा आशा है।
क्योंकि मैं केवल पूर्वी एशिया के 30 लाख भारतीयों के प्रयासों पर निर्भर नहीं हूँ। फिर आगे क्या कहते हैं, क्यों? क्योंकि मैं केवल पूर्वी एशिया के जो 30 लाख भारतीयों के जो प्रयास है ना उस पर ही निर्भर नहीं हूँ। भारत के अंदर एक विराट आंदोलन चल रहा है तथा हमारे लाखों देशवासी आदि हासिल करने के लिए अधिकतम दुख सहने और बलिदान होने के लिए तैयार है। इस वजह से मैं क्या हूँ, अधिक आशावादी हूँ। समझ में आ गया आपको? अब यहाँ पे आगे बोल रहे हैं कि दुर्भाग्यवश, लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि सन 1857 के महान संघर्ष के बाद से हमारे देशवासी क्या हो गए हैं, निहत्थे हो गए हैं। मतलब अब उनके हाथ में हथियार नहीं है, जबकि दुश्मन क्या हुआ है, हथियारों से लदा हुआ है। आज के इस आधुनिक युग में निहत्थे लोगों के लिए हथियारों और एक आधुनिक सेना के बिना आज़ादी हासिल करना नामुमकिन है। और फिर यहाँ पर ये कहते हैं कि आज का ये जो आधुनिक युग है इसमें जो निहत्थे लोग हैं वो हथियारों के बिना आज़ादी हासिल नहीं कर सकते। ये बिना हथियारों के आज़ादी हासिल करना क्या है, नामुमकिन है। अब ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि अपनी आज़ादी की कीमत चुकाने के लिए भारतीय स्वयं आगे आए। संपूर्ण सैन्य संगठन के कार्यक्रम के अनुसार मैंने आपसे जवानों, धन और सामग्री की मांग की थी। मुझे आपको बताने में खुशी हो रही है कि हमें पर्याप्त संख्या में रंग रूट मिल गए हैं। हमारे पास पूर्वी एशिया के हर कोने से रंग रूट आए हैं। चीन, जापान, इंडो चीन, फिलीपींस, जावा, बोर्नियो, सेलेबस, सुमात्रा, मलाया, थाईलैंड और बर्मा से। फिर देखिए यहाँ पर आगे क्या कहते हैं कि संपूर्ण सैन्य संगठन के कार्यक्रम के अनुसार मैंने आपसे, मतलब ये जो हमारा पूरा कार्यक्रम था इसके अनुसार मैंने आपसे जवानों, धन और सामग्री की मांग की थी। और ये फिर आगे कहते हैं कि मुझे यह बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि हमें पर्याप्त मात्रा में रंग रूट का मतलब क्या होता है, जो सैनिक होते हैं ना उन्हें क्या कहा जाता है, रंग रूट कहा जाता है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि हमें पर्याप्त संख्या में रंग रूट मिल गए हैं। हमारे पास पूर्वी एशिया के हर कोने से रंग रूट मतलब सिपाही आए हैं। चीन, जापान, इंडो चीन, फिलीपींस, जावा, बोर्नियो, सेलेबस, सुमात्रा, मलाया, थाईलैंड और बर्मा से मतलब जो रंग रूट है वो आए हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आपको और अधिक उत्साह एवं ऊर्जा के साथ जवानों, धन तथा सामग्री की व्यवस्था करते रहना चाहिए। विशेष रूप से आपूर्ति और परिवहन की समस्याओं का संतोषजनक समाधान होना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या युद्ध भूमि में जवानों और सामग्री की कुमक पहुंचाने की है। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम मोर्चों पर अपनी कामयाबी को जारी रखने की आशा नहीं कर सकते, न ही हम भारत के आंतरिक भागों तक पहुंचने में कामयाब हो सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी हैं वो क्या कहते हैं कि आपको और अधिक उत्साह एवं ऊर्जा के साथ जवानों, धन तथा सामग्री की व्यवस्था करते रहना चाहिए। समझ में आ गया आपको? विशेष रूप से आपूर्ति और परिवहन की समस्याओं का संतोषजनक समाधान करना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या क्या है? युद्ध भूमि में जवानों और सामग्री की कुमक पहुंचाने की है। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम मोर्चों पर अपनी कामयाबी को जारी रखने की आशा नहीं कर सकते। मतलब अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो हमें यह आशा भी नहीं करनी चाहिए कि हम कामयाब होंगे ही, न ही हम भारत के आंतरिक भागों तक पहुंचने में कामयाब हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आप में से उन लोगों को जिन्हें आज़ादी के बाद देश के लिए काम जारी रखना है, यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि पूर्वी एशिया, विशेष रूप से बर्मा, हमारे स्वातंत्र्य संघर्ष का आधार है। यदि आधार मजबूत नहीं है तो हमारी लड़ाकू सेनाएं कभी विजयी नहीं होंगी। याद रखिए कि यह एक संपूर्ण युद्ध है, केवल दो सेनाओं के बीच का युद्ध नहीं है। इसलिए पिछले पूरे 1 वर्ष से मैंने पूर्व में संपूर्ण सैन्य संगठन पर इतना जोर दिया है, मेरे यह कहने के पीछे कि आप घरेलू मोर्चे पर और अधिक ध्यान दें। एक और भी कारण है। आने वाले महीनों में मैं और मंत्रिमंडल की युद्ध समिति के मेरे सहयोगी युद्ध के मोर्चे पर और भारत के अंदर क्रांति लाने के लिए भी अपना सारा ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। इसलिए हम इस बात को पूरी तरह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारी अनुपस्थिति में भी कार्य निर्बाध चलता रहे। देखिए फिर यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी क्या कहते हैं कि आप में से उन लोगों को जिन्हें आज़ादी के बाद देश के लिए काम जारी रखना है, मतलब आप में से वो लोग जो आज़ादी के बाद भी देश के लिए अपना काम जारी रखना चाहते हैं,
उन्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि पूर्वी एशिया, विशेष रूप से बर्मा, हमारे स्वतंत्र संघर्ष का क्या है, आधार है। ठीक है, यदि आधार मजबूत नहीं है तो हमारी लड़ाकू सेनाएं कभी विजयी नहीं होंगी। समझ में आया आपको? याद रखिए कि यह एक क्या है, संपूर्ण युद्ध है। कौन सा युद्ध है? संपूर्ण युद्ध है। यह केवल दो सेनाओं के बीच का युद्ध नहीं है। इसलिए पिछले पूरे 1 वर्ष से मैंने पूर्व में संपूर्ण सैन्य संगठन पर इतना जोर दिया है, ऐसा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी बोल रहे हैं। मेरे यह कहने के पीछे कि आप घरेलू मोर्चे पर और अधिक ध्यान दें, एक और भी कारण है। क्या कारण है? आने वाले महीनों में मैं और मंत्रिमंडल की युद्ध समिति के मेरे सहयोगी युद्ध के मोर्चे पर और भारत के अंदर क्रांति लाने के लिए भी अपना सारा ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए हम इस बात को पूरी तरह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारी अनुपस्थिति, मतलब जब हम अनुपस्थित रहें तब जो हमारा कार्य है वो निर्बाध, मतलब निरंतर चलता रहे। निर्बाध मतलब क्या? निरंतर। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। साथियों, 1 वर्ष पहले जब मैंने आपके सामने कुछ मांगे रखी थी तब मैंने कहा था कि यदि आप मुझे संपूर्ण सैन्य संगठन दे तो मैं आपको एक दूसरा मोर्चा दूंगा। मैंने अपना यह वचन निभाया है। हमारे अभियान का पहला चरण पूरा हो गया है। हमारी विजयी सेनाओं ने निपोनीज सेनाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शत्रु को पीछे धकेल दिया है और अब वे हमारे प्रिय मातृभूमि की पवित्र धरती पर बहादुरी से लड़ रही है। अब जो काम हमारे सामने है पूरा करने के लिए कमर कस ले। मैंने आपसे जवानों, धन और सामग्री की व्यवस्था करने के लिए कहा था। मुझे वे सब भरपूर मात्रा में मिल गए हैं। अब मैं आपसे कुछ और चाहता हूँ। जवान, धन और सामग्री अपने आप विजय या स्वतंत्रता नहीं दिला सकते। हमारे पास ऐसी प्रेरक शक्ति होनी चाहिए जो हमें बहादुर व न्यायोचित कार्यों के लिए प्रेरित करे। फिर देखिए यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र जी बोस क्या कहते हैं कि साथियों, 1 वर्ष पहले जब मैंने आपके सामने कुछ मांगे रखी थी, मतलब जब मैंने 1 साल पहले जब मैंने कुछ मांगे रखी थी आपके सामने, तब मैंने कहा था, क्या कहा था कि यदि आप मुझे संपूर्ण सैन्य संगठन दें तो मैं आपको क्या दूंगा, एक दूसरा मोर्चा दूंगा। मैंने अपना यह वचन निभाया है। हमारे अभियान का पहला चरण पूरा हो गया है। हमारी विजयी सेनाओं ने निपोनीज सेनाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शत्रु को पीछे धकेल दिया है। कंधे से कंधा मिलाकर मतलब एक साथ। ठीक है, और अब वे हमारी प्रिय मातृभूमि की पवित्र धरती पर बहादुरी से लड़ रही हैं। अब जो काम हमारे सामने है पूरा करने के लिए कमर कस ले। कमर कस ले मतलब पूरा करने के लिए तैयार हो जाएं। मैंने आपसे जवानों, धन और सामग्री की व्यवस्था करने के लिए कहा था। मतलब मैंने आपसे क्या कहा था? जवानों, धन और सामग्री की व्यवस्था करने के लिए कहा था। मुझे वे सब भरपूर मात्रा में मिल गए हैं। अब मैं आपसे कुछ और चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ? जवान, धन और सामग्री अपने आप विजय या स्वतंत्रता नहीं दिला सकते। देखिए यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी क्या कह रहे हैं कि अब मैं आपसे कुछ और चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ? देखिए, जवान, धन और सामग्री ये अपने आप हमें विजय या फिर स्वतंत्रता नहीं दिला सकते। हमारे पास एक ऐसी प्रेरक शक्ति होनी चाहिए जो हमें बहादुर व न्यायोचित कार्यों के लिए प्रेरित करे। समझ में आ गया आपको? चलिए अभी आगे पढ़ते हैं। सिर्फ इस कारण कि अब विजय हमारी पहुंच में दिखाई देती है, आपका यह सोचना है कि आप जीते जी भारत को स्वतंत्र देख ही पाएंगे, आपके लिए एक घातक गलती होगी। यहाँ मौजूद लोगों में से किसी के मन में स्वतंत्रता के मीठे फलों का आनंद लेने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। एक लंबी लड़ाई अब भी हमारे सामने है। आज हमारी केवल एक ही इच्छा होनी चाहिए, मरने की इच्छा, जिससे स्वतंत्रता की राह शहीदों के खून से बनाई जा सके। साथियों, स्वतंत्रता युद्ध के मेरे साथियों, आज मैं आपसे एक ही चीज़ मांगता हूँ। सबसे ऊपर मैं आपसे अपना खून मांगता हूँ। यह खून ही उस खून का बदला लेगा जो शत्रु ने बहाया है। खून से ही आज़ादी की कीमत चुकाई जा सकती है। तुम मुझे खून दो और मैं तुमसे आज़ादी का वादा करता हूँ। देखिए यहाँ पर जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं वो क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ इस कारण कि अब विजय हमारी पहुँच में दिखाई देती है, आपका यह सोचना आप जीते जी भारत को स्वतंत्र देख ही पाएंगे, आपके लिए
एक घातक गलती होगी। देखिए यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं कि बस आप यही सोच लो कि अब जो स्वतंत्रता है, अब जो आज़ादी है वो हमारे एकदम पास है, मतलब हम जीते जी आज़ादी देख पाएंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही घातक गलती होगी। यहाँ मौजूद लोगों में से किसी के मन में भी स्वतंत्रता के मीठे फलों का आनंद लेने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। समझ में आया आपको? क्योंकि जब युद्ध होगा, जब स्वतंत्रता के लिए हम मांग करेंगे, तो उसमें हमें अपने खून भी बहाने होंगे। तो आप ऐसा मत सोचो कि हम अपने जीते जी ये जो स्वतंत्रता है उसको देख पाएंगे। आज हमारी केवल एक ही इच्छा होनी चाहिए। कौन सी इच्छा? मरने की इच्छा। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आज के टाइम पे हमारी इच्छा क्या होनी चाहिए? मरने की इच्छा, बस। जिससे स्वतंत्रता की राह किससे बनाई जा सके? शहीदों के खून से बनाई जा सके। साथियों, स्वतंत्रता युद्ध के मेरे साथियों, आज मैं आपसे एक चीज़ मांगता हूँ। क्या मांगता हूँ? सबसे ऊपर मैं आपसे अपना खून मांगता हूँ। यह खून ही उस खून का बदला लेगा जो शत्रु ने बहाया है। देखिए यहाँ पर फिर वो क्या कहते हैं कि मेरे प्रिय साथियों, मैं आज आपसे एक चीज़ मांगता हूँ, सबसे ऊपर मैं आपसे अपना खून मांगता हूँ। और ये जो खून है ना, ये खून ही उस खून का बदला लेगा जो उस शत्रु ने बहाया है। खून से ही आज़ादी की कीमत चुकाई जा सकती है। तुम मुझे खून दो और मैं तुमसे आज़ादी का वादा करता हूँ, ऐसा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये पार्ट पूरा कंप्लीट होता है। अभी हम शब्द वाटिका देख लेते हैं। तो ब्यौरा मतलब क्या होता है? विवरण। एहसास मतलब अनुभव। रंगरूट मतलब नया सिपाही। आंतरिक मतलब भीतरी। सुचारू मतलब बहुत सुंदर, सही ढंग। निर्बाध मीन्स निरंतर। और घातक मतलब विनाशक। और कंधे से कंधा मिलाना मतलब डटकर सहयोग देना। और कमर कसना मतलब तैयार होना। ठीक है बच्चों, तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।